बच्चों, मैं ममता जी क्लास 9 एसएसटी में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर चल रहा है और 3rd चैप्टर के 4 वीडियो अपन देख चुके हैं और आज अपन अपना देखेंगे 5th वीडियो। तो बच्चों, अपन ने क्या देखा इस लेसन के अंदर कि भारत के अंदर जो नदियाँ हैं वो 2 जगह से निकलती है। एक तो हिमालय पर्वत से और दूसरा जो कि नीचे प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ से। ये अपना सपोज ये नक्शा है तो प्रायद्वीपीय पठार यहाँ होता है और यहाँ अपना हिमालय पर्वत होता है। तो हिमालय पर्वत से निकलने वाले 3 नदी तंत्रों का वर्णन आपकी बुक में दे रखा है, जिसमें से सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र का अध्ययन अपन पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं और आज अपन देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से पहले मैं थोड़ा सा जो गंगा नदी तंत्र के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर छूट गया था। जब हम गंगा नदी तंत्र पढ़ते हैं तो हमें एक योजना के बारे में पढ़ना है, नमामि गंगे। बच्चों, नमामि गंगे जो योजना है वो जून 2014 में स्टार्ट हुई थी और इस परियोजना का जो उद्देश्य था वो था कि गंगा नदी का जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको कम करना है ना। ये एकीकृत राष्ट्रीयकृत योजना है और इस योजना का जो मेन एम यही है कि गंगा का कायाकल्प करो और गंगा को प्रदूषण होने से बचाइए। तो आपको नमामि गंगे के बारे में भी पता होना जरूरी है कि ये क्या है और ये कब स्टार्ट हुई थी, जून 2014 में। और इसका जो एक लोगो भी है, इस तरह से यहाँ पर पर्वत बने हुए हैं और यहाँ नदियाँ बनी हुई है। और नमामि गंगे का जो लक्ष्य भी क्या है कि प्रदूषण को समाप्त किया जाए। एक और बात जो मैं बताना आपको रह गया था कि रॉयल बंगाल टाइगर जो अपन डेल्टा पढ़ रहे थे, सुंदरबन डेल्टा, अपने देखा था ना कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि गंगा नदी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उसके मुहाने पर डेल्टा बनाती है, उस डेल्टा को कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। तो जो सुंदरबन डेल्टा है वो क्या है, उसके अंदर सुंदरी वृक्ष है तो, और साथ में जो रॉयल बंगाल टाइगर वो भी वहाँ पर पाया जाता है। तो इसी के साथ अपना जो गंगा नदी तंत्र है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब अपन आ जाते हैं अपना ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की तरफ। तो बच्चों, अपने दिमाग के अंदर भारत का नक्शा ले आइए और मेरे साथ जब पढ़ते हैं तो आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए, ताकि आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि हम इसको लिख सकते हैं तो आपको लिखना चाहिए। तो यदि ये भारत का नक्शा मैंने यहाँ पर बहुत कम बनाया है और मैंने भारत का ये हिमालय वाला भाग बनाया है, इधर ये पूर्व का भाग आ गया है, पश्चिम भाग मैंने नहीं बनाया है और ये नीचे प्रायद्वीपीय पठार हो गया। अब जो अपनी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जो उद्गम कहाँ से, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चीन के अंदर तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी से और उसके ग्लेशियर का नाम है चिमा-योंग-डोंग ग्लेशियर। नाम थोड़ा सा अटपटा है, चिमा-योंग-डोंग ग्लेशियर। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ हो रहा है, चाइना तिब्बत से। इस तरह से ये भारत और चीन और इधर नीचे वापस बांग्लादेश में भी आएगी ये नदी। इस तरह जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, सिर्फ भारत में ही नहीं बहती है। तो इसका उद्गम हो गया चीन से और कैलाश पर्वत की जो कि श्रेणी है। अब बच्चों, ये ऊपर उत्तर में स्टार्ट हुआ इसका उद्गम और ये बहती बहती कहाँ की तरफ आ गई, बहती बहती आ गई है थोड़ा सा पूर्व की तरफ। पहले ये थोड़ा पूर्व की तरफ आती है और शुरू में तो ये हिमालय के समानांतर बहती है। हमारा यहाँ पर हिमालय पर्वत है तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है, हिमालय के पैरेलल बहती है ऊपर अपने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व के अंदर ये बहती रहती है। और फिर जब नमचा पर्वत आता है तो यहाँ पर यू टर्न लेती है। देखिए ये उत्तर से लगभग ये पूर्व में हिमालय पर्वत के पैरेलल समानांतर बह रही है और जैसे ही नमचा पर्वत आता है यहाँ पर ये क्या करती है, नदी यू टर्न लेती है और नमचा पर्वत के बाद ये थोड़ा साउथ में आ जाती है और साउथ में आने के बाद इंडिया के अंदर प्रवेश करती है और इंडिया में कहाँ पर आती है, अरुणाचल प्रदेश में। तो जिस ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चाइना अर्थात अपने तिब्बत के अंदर ऊपर हुआ था और जो कि कैलाश पर्वत की श्रृंखला है और ग्लेशियर का नाम याद रखना है आपको, चिमा-योंग-डोंग ग्लेशियर। वहां से ये पूर्व की तरफ बहती है हिमालय पर्वत के समानांतर। अभी ये पर्वतीय भाग के अंदर बह रही है, लेकिन जैसे ही इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर आती है ये पूर्व से साउथ दक्षिण की तरफ इसका रुझान हो जाता है और वहाँ वो भी कहाँ पर, नमचा पर्वत के ऊपर पूरी ये घूम करके साउथ के अंदर आ जाती है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब जो चाइना के अंदर बच्चों इस नदी का नाम था वो था सांगपो नदी। आपको नाम याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी नाम अभी आया ही नहीं है। चाइना के अंदर इसका क्या नाम है, चाइना में इसका नाम है सांगपो नदी।
फिर ये नमचा पर्वत को पार करके भारत में आई, और जैसे ही भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर आती है, इसका नाम हो जाता है विहांग नदी। अच्छे से नाम याद रख लो। चाइना के अंदर इसका क्या नाम था? सांगपो नदी। यही ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत के अंदर नमचा पर्वत को पार करके आती है तो इसका नाम क्या पड़ रहा है? विहांग नदी। और इसने भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर लिया। इस तरह पहले ये पूर्व के अंदर बहे और वापस साउथ के अंदर आ गई, और ये गोर्ज बनाती है। अब गोर्ज मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताती हूँ, गोर्ज क्या है। जब नदी युवावस्था में होती है, जब नदी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो पर्वत होता है उसको काट करके उसके बीच में से बहती है। तो एरिया कैसा बन जाता है कि जैसे आपका ये एक पर्वत था, ये अपना पर्वत है, और पर्वत को काटती हुई इस तरह से अंदर आ जाती है, तो ये इससे वी आकार का शेप बनाती है और यहाँ बीच में से बहती है। इसको अपन कहते हैं गोर्ज। तो यहाँ पर ये गोर्ज बनाती है, पर्वत को काट करके घाटी बनाती है, और उसको विहांग गोर्ज कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को विहांग नदी कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में विहांग नदी के द्वारा जो गोर्ज बनाया जाता है उसको भी विहांग गोर्ज कहते हैं। अब विहांग गोर्ज के बाद आगे क्या होता है? तो बच्चों, जब मैं यहाँ पर विहांग गोर्ज की बात कर रही हूँ तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा था तो वहाँ भी हमने देखा था कि जो सिंधु नदी होती है वो गिलगित के गिलगित के पास में सिंधु गोर्ज बनाती है। इसी प्रकार जो सतलुज नदी है वो भी सतलुज गोर्ज बनाती है। और हम जब जिस ब्रह्मपुत्र नदी का वर्णन कर रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी भी विहांग गोर्ज का निर्माण करती है। और विहांग गोर्ज कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। आपको अच्छे से याद रखना है। तो नदी जो कि चीन से निकली थी, फिर पूर्व की तरफ बही, पहले हिमालय पर्वत के समानांतर, फिर नमचा पर्वत को उसने यू टर्न पे पार किया, और अब कहाँ गई है? अरुणाचल प्रदेश में। तो सांगपो नदी अब बन गई है विहांग नदी। अब पर्वत को काट करके उसने गोर्ज बना दिया है, और अब गोर्ज के बाद ये वापस असम की तरफ आ जाती है, नीचे साउथ में आ जाती है असम घाटी में। और बच्चों, असम घाटी के अंदर मैदानी इलाका है। असम घाटी में कैसा इलाका है? मैदानी इलाका। तो असम घाटी के अंदर ये क्या करती है? वापस गार्ज का निर्माण करती है, क्योंकि पर्वत से बहुत अधिक बहाव के अंदर आ रही है, और इतने अधिक बहाव के बाद वो क्या कर रही है? उसको मैदान मिल रहा है, तो उसका बहाव वास्तव में कम होगा इसे। और जब बहाव कम होगा तो अपने साथ जितनी भी गाद, मिट्टी, कीचड़ लाई है वो वहाँ पर जमा हो जाएगा, और असम के अंदर इस तरह से एक द्वीप का निर्माण होता है, और उस द्वीप को कहते हैं माजुली द्वीप। मैं माजुली द्वीप का वर्णन आपको जब गंगा नदी तंत्र पढ़ा रही थी उस वक्त भी मैंने आपको किया था। तो गोर्ज का निर्माण हो जाता है कब? वो तो अपने पढ़ लिया, अरुणाचल प्रदेश में गोर्ज का निर्माण हो गया। और मैं आपको यही बता रही थी कि गोर्ज का निर्माण होना उसकी युवावस्था का प्रतीक है। नदियों की भी 3 अवस्था थी, युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो युवावस्था मतलब जब नदी निकली ही है, जब वहाँ से उसका उद्गम स्थल के निकट है, तब तो उसका बहाव बहुत ज़्यादा तेज होता है, और वो पहाड़ को ही काट करके गोर्ज का निर्माण कर देती है। अब हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, अर्थात जो विहांग नदी थी, वो कहाँ पर आ गई है? असम घाटी में आ गई है। और असम घाटी कहाँ पर है? असम घाटी के अंदर ये नदियाँ, जो नदी है वो सदिया से धुबरी तक बहती है। आपको याद रखना है, असम में कहाँ पर बहती है? सदिया से धुबरी तक। और यहाँ पर एक माजुली द्वीप का निर्माण करती है। और माजुली द्वीप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और इसको एक जिले का भी नाम दे दिया। असम सरकार ने इसको क्या है? माजुली द्वीप को एक जिले का नाम दे दिया। और इस द्वीप के ऊपर ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं। इनकी अपनी नगर पालिका है, और इनका अपना शासन व्यवस्था है माजुली द्वीप का। तो ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी के अंदर आ गई और सदिया से धुबरी तक फैल रही है, और यहाँ पर यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और यहाँ पर बांग्लादेश का बॉर्डर भी है। अर्थात अब नदी कहाँ जाएगी? बांग्लादेश के अंदर जाएगी। और अब ये बांग्लादेश में जब जाती है तो इसको जमुना नदी कहते हैं। जब मैंने गंगा नदी तंत्र पढ़ाया था तभी बच्चों बताया था कि गंगा नदी भी क्या होता? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में तो हुगली नदी बन जाती है, और बांग्लादेश के अंदर भागीरथी नदी, जिसको फिर बांग्लादेश में पद्मा नदी कहते हैं। तो गंगा नदी भी पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और ब्रह्मपुत्र नदी भी असम से वापस बांग्लादेश में आती है। उस वक्त इसका नाम क्या पड़ जाता है? जमुना नदी। तो बांग्लादेश के अंदर पद्मा और जमुना का संगम होता है। देखिए, मैंने चित्र से बताया है कि जो ये कैलाश पर्वत से जो नदी आ रही थी, जो चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये नदी आई, पहले हिमालय पर्वत के साथ पूर्व के अंदर समानांतर बही, नमचा पर्वत के ऊपर उसने टर्न लिया, फिर अरुणाचल प्रदेश में आई,
अरुणाचल प्रदेश से ये आसाम में आ गई, और अरुणाचल प्रदेश से जब ये आती है तो साउथ की तरफ इसका रुख होता है, लेकिन वापस असम से वापस क्या होता है, पश्चिम की तरफ इसका रुख हो जाता है। और यहाँ बांग्लादेश के अंदर आकर के ये जो सांगपा नदी थी, जो पहले सांगपो थी, विहांग हो गई, और विहांग से यहाँ पर इसका नाम हो गया जमुना नदी। तो गंगा नदी पद्मा नदी के रूप में आई और ब्रह्मपुत्र नदी जमुना नदी के रूप में आई, और दोनों का यहाँ बांग्लादेश के अंदर संगम हो गया। तो बांग्लादेश में संगम होने के बाद ये मणिपुर के अंदर से बराक नदी आती है, और बराक नदी का नाम क्या है, मेघना नदी। तो पद्मा और जमुना ये दोनों अब नदी किसे मिल जाती है, बराक नदी अर्थात मेघना नदी में मिल जाती है, और मेघना नदी के रूप में ही बंगाल की खाड़ी के अंदर प्रवेश करती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। हर वीडियो के अंदर मैं आपको सुंदरबन डेल्टा के बारे में बता चुकी हूँ। तो बच्चों, इस तरह अपन ने देखा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चाइना से कैसे हमारे बंगाल की खाड़ी में गिर गई। अब जब ये चाइना से चली थी तो पहले पूर्व में चली, फिर दक्षिण में आई, और वापस पश्चिम की तरफ इसका गमन होता है। और जब ये नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ गमन करती है तो इसमें इसकी सहायक नदियाँ भी जुड़ जाती हैं। तो जैसे हमने गंगा नदी की सहायक नदियाँ देखी थी, इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र की नदियों की भी हम सहायक नदियाँ देखेंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, दिबांग, लोहित, मानस और तीस्ता, ये सब नदियाँ क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ। अब बच्चों, जब नदी हमारे अरुणाचल प्रदेश से बहती है, जब नदी अरुणाचल प्रदेश से बहती है उसी वक्त उसमें दिबांग और लोहित नदी मिक्स हो जाती है, मिल जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमारी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम था विहांग नदी। तो विहांग नदी में क्या मिल जाता है, दिबांग और लोहित नदी मिल जाती है। नाम आपको क्लियर याद रखने, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है, विहांग नदी, और ये विहांग नदी कहाँ पर है, विहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में विहांग नदी अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसमें मिलती है। फिर अरुणाचल प्रदेश से फिर ये आगे आती है और असम, और असम से होती है वापस कहाँ जाती है, बांग्लादेश की तरफ जाती है, यानी पूर्व से पश्चिम में बहती है। तो जब ये पूर्व से पश्चिम में बहती है तो उधर भूटान से भी इसमें सहायक नदियाँ मिलती है। तो बच्चों, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आप नदी की तरफ मुंह करके और अपनी पोजीशन बनाइए तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अब नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है तो अपना मुंह भी पूर्व से पश्चिम की तरफ है, आ रहा है आपको समझ में। और ये अपना क्या भाग है, ये अपना बायां भाग है, और अपना ये दाहिना भाग। तो दाहिने भाग के अंदर क्योंकि भूटान है तो भूटान से दाहिने भाग की तरफ ब्रह्मपुत्र नदी के, क्योंकि अभी ये बांग्लादेश के अंदर से जा रही है, और जमुना नदी है तो जमुना नदी के अंदर सिक्किम से तो तीस्ता नदी मिलेगी और भूटान से मानस नदी मिल जाएगी। मानस नदी कहाँ से मिलेगी, भूटान से मिलेगी, और सिक्किम से तीस्ता नदी कहाँ मिल जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाएगी। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रही है, और पश्चिम के अंदर जब ये नदी जा रही है तो हम देख चुके कि बांग्लादेश के अंदर आकर के मणिपुर के अंदर से मेघना नदी आ रही है, और मेघना नदी, जमुना और पद्मा ये तीनों मेघना नदी के रूप में ही बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर रही है। तो आया बच्चों आपको अच्छे से समझ में कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में एक तो मुख्य नदी तंत्र हो गई, और साथ में हमने दिबांग, लोहित, मानस और तीस्ता इन सहायक नदियों के बारे में भी जान लिया कि सहायक नदियाँ मुख्य नदी के अंदर किस प्रकार मिल रही है। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अब आप अच्छे से मेरी सारी वीडियो देखिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी नदी थी, कहाँ से निकल रही थी। लेकिन मेरी वीडियो आप बार बार देखोगे तो आपके दिमाग में पूरा भारत का नक्शा क्लियर हो जाएगा। भूगोल पढ़ने के लिए भारत का नक्शा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए दिशाएं कौन सी है, हिमालय पर्वत कहाँ है, भूटान कहाँ है, बांग्लादेश कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, असम कहाँ है। तभी आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखोगे। रटोगे तो आपको याद नहीं होगा, नक्शे को ध्यान में रख के आप इसको समझोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो इस प्रकार नदियाँ अब हमारे 3 तंत्र हो चुके हैं, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के अंदर हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।